Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 7th of March. Now, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इट हैज़ बीन रिसेंटली स्टार्टेड. ये एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का नेम है. नाउ इसने कुछ यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस वगैरह लेने स्टार्ट किए हैं जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके लिए कुछ चार्जिंग स्टेशन वगैरह बनाए जा रहे हैं. तो जो गुरुग्राम नाम का जो प्लेस है आप जानते होंगे, जिसे गुरुगांव भी बोलते हैं, जो कि हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर की तरह डेवलप हो रहा है. तो एक्जैक्टली इस चीज़ के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट SVEP. नाउ ये एक टाइप का स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जो कि रिसेंटली स्टार्ट किया गया है. इसका मेन एम क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट वीट के एक्सपोर्ट के बारे में. इंडिया ने रिसेंटली जो वीट का एक्सपोर्ट है उसके अंदर एक न्यू रिकॉर्ड मतलब कायम किया है. तो क्या है वो रिकॉर्ड और किस तरीके से जो वीट वगैरह है वो पूरे वर्ल्ड के मतलब डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके बारे में हम डिफरेंट फैक्ट्स एंड डेटास को प्रॉपर्ली चेकआउट करेंगे. फोर्थ विल टॉक अबाउट CISF. आपको याद होगा कल या परसों हमने CIPF के बारे में बात की थी. सिमिलरली आज हम CISF के बारे में बात करेंगे. इंडिविजुअली हम इसके फंक्शंस को समझेंगे. इसका कुछ दिनों पहले रिसेंटली जो इसका एस्टैब्लिशमेंट डे था वो फिनिश हुआ है, उसके कारण न्यूज में आता है. और यहाँ पे जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम है, जो अमित शाह है, उन्होंने यहाँ पर कुछ स्पेशल डिसीजंस वगैरह लिए हैं CISF को यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए. तो क्या क्या वो डिसीजन है, क्या क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिर नहीं है, हर एक चीज को हम देखेंगे. फाइनली विल टॉक अबाउट ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स. तो आप जानते हैं जो रशिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बीच में भी रिसेंटली 2 दिनों का सीज फायर डिसाइड हुआ था, जिसके थ्रू बोला गया था कि हम डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाएंगे. इसी पर्टिकुलर कॉरिडोर्स को प्रॉपर्ली समझेंगे एक्जैक्टली क्या होते हैं और किस किस एरिया के अंदर ये कॉरिडोर्स बनाए गए हैं. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट न्यूज दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट. इट इज अबाउट नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज ये एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है. ये जो आपको दिख रहा है ये कोई नेशनल हाईवे नहीं, ये एक टाइप का कंपनी है. कंपनी का नेम ही इन्होंने NHEV रखा हुआ है, यानी कि नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखा हुआ है. इसका मेन एम ये है कि पूरे इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना है. इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको यहाँ पे प्रमोट करना है, उसको आगे लेके जाना है. नाउ इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है. इस प्रोजेक्ट का नाम है NHEV by 2020, यानी कि नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2020. ये एक टाइप का पहला इंटरसिटी ई मोबिलिटी प्रोटोटिपिकल प्रोग्राम है, जिसके थ्रू वो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो अलग अलग तरीके से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए जो डिफरेंट लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करती है उस चीज को इजिली प्रोवाइड किया जा सके और इजिली मिल सके. समझ गया, ये एक टाइप का न्यू प्रोजेक्ट है जिसको स्टार्ट किया गया है. इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या होगा, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि चार्जिंग स्टेशन वगैरह बनाना चाहता होगा वो इजिली इस चीज को बना सकते हैं. नाउ देखिए, एम ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो हमारा है उसने ये बोला है कि हमारे इंडिया के अंदर जो चार्जिंग स्टेशंस वगैरह है उसको और ज्यादा इंप्रूव करना होगा. तो चार्जिंग स्टेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे ना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चलता है वो मूव करता है बैटरी के ऊपर, ठीक है. और बैटरी को हमेशा आपको चार्ज करते रहना होता है. जैसे आपका फोन है तो जैसे आप मोबाइल को यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना होता है, राइट. सिमिलरली जैसे अगर आप कोई व्हीकल यूज करते हैं तो उस व्हीकल को राइट नाउ आपको पेट्रोल या फिर डीजल उसके अंदर डालना पड़ता है. तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग टाइप के हमारे पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं, राइट. तो उस जगह पर जाकर आप उसका फ्यूल वगैरह लेते हैं. सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएगा तो उसके लिए हमारे पास चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी होने चाहिए ताकि जो हमारी कार की बैटरीज हैं, जो हमारी व्हीकल की बैटरीज हैं, उसको हम टाइम टू टाइम चार्ज करते रह सके, ठीक है. तो ये बोला गया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा कि जितने भी नेशनल हाईवेज है जहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक होता है हमारे इंडिया के अंदर, उस पर्टिकुलर नेशनल हाईवेज के ऊपर बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए. और वो जो चार्जिंग स्टेशन है ना वो ऐसा मतलब होना चाहिए कि हर एक 5 किलोमीटर के अंदर एटलीस्ट एक चार्जिंग स्टेशन हो. बिकॉज देखिए, अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं होगा और किसी पर्टिकुलर पर्सन की गाड़ी अगर पूरी तरीके से चार्ज नहीं है, फिर अगर चार्ज खत्म हो जाता है तो उसको फिर मतलब वहां से लेकर के जहां पर भी उसका नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन है वहां तक बेसिकली विदाउट चार्ज से ही जाना पड़ेगा. तो उस चीज को मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर बढ़ाने के लिए इस चीज को डिसाइड किया गया था कि हर 5 किलोमीटर में एटलीस्ट एक चार्जिंग स्टेशन राइट नाउ हमारे यहाँ पे होना चाहिए. फिर धीरे धीरे उसको हम और ज्यादा पास लाने की कोशिश करेंगे. एम ये है कि हमें जो चार्जिंग स्टेशन बनाने हैं उसको कम से कम पैसों के अंदर बनाना है, ठीक है. मतलब कम से कम कैपिटल लगाना है, उसके अंदर बनाने की कोशिश करनी है. और कोशिश ये करना है कि जो भी चार्जिंग स्टेशन बने वो सस्टेनेबल हो. मतलब ऐसा ना हो कि हम आज बना रहे हैं और कल वो खराब हो जाए, राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी सस्टेनेबल जो भी चीजें हम बनाए उसको सस्टेनेबल बनाए ताकि वो लॉन्ग टर्म तक काम करे. सिमिलरली हमारा मेन एम ये है, यानी कि जो NHEV है इसका मेन एम ये है कि जो भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होंगे उसको पूरे इंडिया के लिए बनाना है. मतलब सिर्फ 1 या 2 स्टेट्स के लिए नहीं बट पूरे इंडिया के लिए इसको बनाना है और इसको काफी ज्यादा डेवलप करना है. अब देखिए, जो NHEV है यानी कि नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाम की जो कंपनी है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो ग्रीन चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे. ग्रीन का मतलब है वो सारे उन चीजों को यूज करेंगे जिससे कि एनवायरमेंट के ऊपर कोई भी हार्म इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक, किसी भी टाइप का हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा. तो ये जो चार्जिंग स्टेशन लोग बना रहे हैं वो बेसिकली 3 मेन एरियाज के ऊपर बना रहे हैं. जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से आगरा का जो हाईवे है उस पर्टिकुलर हाईवे के ऊपर वो लोग मल्टीपल चार्जिंग स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी देखिए जहां पर भी एक चार्जिंग स्टेशन बनेगा ना, देखिए
एक नॉर्मल बैटरी को चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इट टेक्स अराउंड हाफ एन आवर, इट टेक्स अराउंड एटलीस्ट 1 घंटा, तो टाइम लगता है। द पॉइंट इज कि राइट नाउ क्या होता है, देखिए अगर अभी आप देखेंगे तो अभी आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप सिंपली पेट्रोल डालते हैं और वहां से निकल जाते हैं, इट टेक्स लेस देन 5 मिनट्स, इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी भीड़ उस पर्टिकुलर पेट्रोल पंप पर है। बट अगर आप चार्जिंग स्टेशन की बात करेंगे तो वहां पर भले ही वहां पर भीड़ ना हो, उसके बावजूद भी आपको अपनी गाड़ी को एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स तक मतलब लेके आपको वेट करना होगा, उसके बाद ही आप उसका जो आपकी जो गाड़ी होगी वो पूरी तरीके से चार्ज हो पाएगी। इसका मतलब क्या है, इस चार्ज को मतलब फास्ट करने का कोई तरीका अभी तक हमें नहीं मिला है, इसमें कम से कम इतना टाइम तो हमें लग ही रहा है। अब देखिए इसीलिए एक पर्टिकुलर पर्सन जब अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहा है तो उसके आसपास में कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह, कुछ कॉफी लॉन्च, कुछ बैंक्स वगैरह, एटीएम, शोरूम, जो भी चीजें आसपास में जो इंटरेस्ट की चीजें होती हैं उन सब चीजों को भी बनाने की कोशिश की जा रही है। समझिए, एक चार्जिंग स्टेशन को आप एक आइसोलेशन के ऊपर के अंदर नहीं बना सकते। अगर आप अभी देखते हैं तो बहुत सारे पेट्रोल पंप्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सिर्फ आपको पेट्रोल पंप दिखेगा और आसपास कुछ भी नहीं दिखेगा। बट एक चार्जिंग स्टेशन ऐसा नहीं हो सकता है। चार्जिंग स्टेशन के आसपास में आपको और भी चीजें होनी चाहिए, बिकॉज पेट्रोल पंप में देखिए पेट्रोल भरने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, बट चार्जिंग स्टेशन में आपको अपनी गाड़ी को चार्ज होने में एटलीस्ट हाफ एन आवर तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। तो उस आधे घंटे में आपको क्या करना है, उस लीजर एक्टिविटीज को यूज करने के लिए आपके पास अलग अलग आसपास की चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को भी डेवलप किया जा रहा है एनएचईवी के द्वारा। सिमिलरली एनएचईवी ने रिसेंटली डिसाइड किया कि वो इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, दैट विल बी लॉन्च्ड इन गुरुग्राम, यानी कि गुरुग्राम सिंपल वर्ड्स में, जहां पे जो कि हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है, वहीं पे वो मतलब इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। नाउ जस्ट रिमेंबर कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं है, दिस इज जस्ट इंडिया का लार्जेस्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है लंदन के अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर यानी कि गुरुग्राम के अंदर अराउंड 121 इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा कार्स को एक बार में चार्ज कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सो 121 ईवी चार्जर्स प्रेजेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स प्रेजेंट है, और एक पर्टिकुलर दिन के अंदर से 1000 से ज्यादा कार्स वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस पर्टिकुलर गुरुग्राम के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन बनाया गया है, इसको सिर्फ 1 महीने के अंदर बनाया गया। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये वर्ल्ड का मतलब ये अगर ये इंडिया का लार्जेस्ट है और इसको बनाने में सिर्फ 1 महीने लगे, इसका मतलब क्या है कि ये लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बाकी सिटीज के अंदर भी बना सकते हैं। मतलब अराउंड 1 महीने के अंदर हम और भी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन वगैरह हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, और इसलिए गुरुग्राम जो है राइट नाउ इट बिकेम द फर्स्ट सिटी इंडिया के अंदर, वो पहली सिटी बन गई है जिसके पास 2 टॉप क्लास चार्जिंग स्टेशन प्रेजेंट है। जस्ट रिमेंबर, किसी भी और सिटी के अंदर राइट नाउ 2 चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, हर एक के अंदर एक एक ही बन रहा है, बट गुरुग्राम ऐसा पहला बन गया है। आपको याद होगा गुरुग्राम के बारे में हमने बात की थी पहले, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बनवा रखा है। सिमिलरली यहाँ पर जो एनएचईवी है उसने यहाँ पर सेकंड चार्जिंग स्टेशन बनवा दिया। इसका मतलब क्या है, अब ये एकमात्र ऐसा शहर बन गया है जहां पर 2 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जस्ट सी दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है कौन कौन से पार्ट्स है, दिस पार्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्जैक्टली एक कार की बैटरी कैसे दिखती है। अगर आप कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करेंगे ना, तो आपकी बैटरी कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ बैटरी जो कि आपकी दिखेगी। और आपकी कार का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, देखिए मान लीजिए कि आपकी कार है, तो आपका जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, वहां पर इस पर्टिकुलर बैटरी को प्लेस किया जाता है। वेट, लेट मी शो यू दिस थिंग इन अ कार। ऑलराइट, इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए, अगर देखेंगे तो आप देख रहे हैं दिस इज अ कार। कार के जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पर बैटरी होती है। और देखिए अगर आप बैटरी देखेंगे और उस बैटरी को बेसिकली यहाँ पर एक टाइप का प्लग होगा, इसी प्लग से थ्रू आप उसको चार्ज कर सकते हैं जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग स्टेशन पे जाएंगे। और सिमिलरली इसी पर्टिकुलर बैटरी का एक इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो आपकी कार के आगे वाले यानी कि बोनट के पार्ट में होता है। इसी पर्टिकुलर बोनट से आपकी गाड़ी मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ये मोटर बेसिकली मूव करता है, उसके कारण आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है, या फिर मतलब मूव करती है। सिंपल वर्ड्स आपको समझना ये है कि अभी तक जो हमारा, अगर आप अभी तक जो पेट्रोल डीजल को आप कन्वेंशनली जो यूज करते हैं उसको सारा का सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सामने में प्रेजेंट होता है। बट अभी जो है ये सब चीजें चेंज हो रही है। जो स्पेशली जो मेन बैटरी होगी ना कार की, वो नीचे वाले पार्ट पे होगी हमेशा। ठीक है, और उस पर्टिकुलर बैटरी का जो प्लग होगा वो आगे की तरफ यानी कि जो बोनट है वहां पर प्रेजेंट होगा। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि इस तरीके से बेसिकली हमारी जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको बनाया जा रहा है और इस तरीके से इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। रिसेंटली जो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो ये नेशनल हाईवे ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उन्होंने रिसेंटली नीति आयोग के साथ ये मीटिंग की है और उसके साथ उन्होंने बातचीत की है और किस तरीके से हम बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज के बारे में बात की है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, समझते हैं। बैटरी का मतलब होता है वो बैटरी जो कि कार के अंदर काम करेगी। स्वैपिंग का मतलब क्या है? स्वैपिंग का मतलब है एक बैटरी को सेकंड बैटरी से इंटरचेंज करना। ठीक है, मतलब एक बैटरी को हटा करके दूसरी बैटरी लगाना। तो उसकी एक पॉलिसी, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में एक टाइप की पॉलिसी बनाई गई। समझिए, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कार है, उसके बैटरी को यूज करते हुए वो काफी ज्यादा टाइम हो गया और वो बैटरी खराब हो चुकी है। तो उस पर्टिकुलर बैटरी को किस तरीके से आप मतलब स्विच कर सकते हो, कहां से स्वैप कर सकते हो, और थर्ड चीज जो आपका अनयूज्ड बैटरी होगा उसको आप किस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, इन सब चीजों के बारे में यहां पर बातचीत चल रही है। अब इसका कोई फाइनल अभी तक डेडलाइन नहीं आया है, कोई भी इसका फाइनल अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए हैं, बट लेट्स होप कि इसका रेगुलेशन भी जल्दी आता है। अगर ये आएगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो सेक्टर है उसको एक अच्छा बूस्ट यहां पर मिलेगा। एम क्या है हमारा? अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहां पे प्रमोट करना चाहते हैं, हमारा मेन एम ये है कि हम अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखना चाहते हैं। बिकॉज अभी जो हम पेट्रोल डीजल को यूज करते हैं उसके कारण मतलब बेसिकली काफी सारा फॉसिल फ्यूल जो है वो जनरेट होता है।
काफी सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर निकलता है, उसके कारण जो हमारा एनवायरमेंट है आसपास वो काफी ज्यादा पॉल्यूट होता है। इसी सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए हमने ये डिसीजन लिया है। सिमिलरली अब हमारा जो फ्यूल का इंपोर्ट है, आप जानते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टिंग आइटम्स है इंडिया के लिए, तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए भी काफी ज्यादा काम आएगा और सिमिलरली बहुत सारे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर है वो ऑटोमेटिकली मतलब अभी के टाइम में वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर है वो आगे जाकर और ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इस चीज को प्रॉपर्ली यहाँ पर मेंटेन करने की और मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ बात करने वाले हैं एसवीईपी यानी कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। नाम से आपको पता चल रहा है ये टाइप का स्टार्टअप है जो कि डिफरेंट विलेजेस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको हेल्प करेगा। समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना है जो एसवीईपी है एक टाइप का सब स्कीम है जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, आपने डे के बारे में सुना होगा, जिसका टोटल फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। मतलब क्या है, रूरल एरियाज के अंदर लाइवलीहुड यानी कि लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने का एक टाइप का मिशन है ये, जो कि जितने भी रूरल एरियाज के अंदर जितने भी लोग सब हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्कीम। अब देखिए इसी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर एक सब स्कीम निकाला गया है जिसका नाम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। समझते हैं। पहले अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखेंगे तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि ये रिसेंट प्रोग्राम नहीं है, 2016 के अंदर इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था, जिसका मेन एम ये है कि रूरल एरियाज के अंदर कोई भी एंटरप्रेन्योर यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको ये हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। एम क्या है, टू सेटअप एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज का सीधा सा मतलब है बिजनेस इन द विलेज लेवल, मतलब विलेज लेवल में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रमोट करेगा। समझिए, देखिए कोई भी जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है ना उसका जो सबसे बैकबोन होता है उसकी इकोनॉमी का, दैट इज एग्रीकल्चर। अब जैसे जैसे वो जो पर्टिकुलर कंट्री होती है या फिर इकोनॉमी होती है वो डेवलप होती रहती है, वैसे वैसे उसके लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर से हट करके नॉन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर अपने फोकस को मतलब शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर से हट के हम नॉन एग्रीकल्चर जो चीजें हैं उन सब चीजों के अंदर अगर हम अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड एज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नॉन मतलब एग्रीकल्चर से हटकर कुछ भी ना, उन सब चीजों के अंदर ये हेल्प करता है। तो जस्ट रिमेंबर स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हेल्प नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही हेल्प करता है। नाउ सिमिलरली ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज के अंदर। नाउ देखिए आप एक बात और जानते हैं कि अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो नॉर्मली कोई पर्सन जो है वो प्रेफर करेगा कि वो अर्बन एरियाज के अंदर जाए, कोई किसी शहर के अंदर जाए, वहां पर जाकर उस चीज को स्टार्ट करे। बट यहां पर रिसेंटली रूरल एरियाज के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो स्टार्ट किया गया है ये एक्चुअली टाइप का बूस्ट प्रोवाइड करेगा ऐसे लोग जो कि रूरल एरियाज के अंदर रहकर अपने गांव के अंदर रह के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इससे क्या होगा, गरीबी से बाहर आने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। पहली बात तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अपने आप में बिजनेस स्टार्ट करके उस पर्टिकुलर जो एरिया उसके अंदर आगे बढ़ सकता है। सिमिलरली अगर वो कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करता है तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर पर्सन को काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी जब तक उसका बिजनेस पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं हो जाता है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में फंडिंग देकर छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्टार्टिंग में फंडिंग से लेकर के जब तक वो पर्टिकुलर बिजनेस पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं होता तब तक उसकी हेल्प करते रहेंगे। नेक्स्ट इज कि यहां पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि पैसे वगैरह प्रोवाइड करेंगे, सिमिलरली ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे बैम्बूज है, बैम्बू यानी कि बांस, बैम्बू को यूज करके किसी टाइप का टोकरी बनाना चाहता है, ठीक है, इसकी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मान लीजिए कि इस एक पर्सन को तो आता है बट बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो कि इसके लिए काम करते हैं बट उनको टोकरी बनाने नहीं आती है। तो जो ये पर्टिकुलर स्कीम है, इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू लोगों को टोकरी बनाने सिखाई भी जाएगी और साथ साथ उनको फंडिंग यानी कि लोन की तरह पैसा भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो पर्टिकुलर बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो यहां पर अगर देखेंगे आप तीन मेन पिलर्स है इस पर्टिकुलर स्कीम के। फर्स्ट इज फाइनेंस यानी कि लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, सेकंड इज इंक्यूबेशन यानी कि ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, और थर्ड इज स्किल इकोसिस्टम, मतलब आपको स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे बहुत सारे लोगों को, और स्किल के साथ साथ में आपको एक टाइप की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को और ज्यादा आगे लेके जाने के लिए। क्वेश्चन कम्स की किस पर्टिकुलर लोगों की सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए जो हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना उसके अंदर बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ऑलरेडी इसके अंदर एनरोल्ड है। तो वो सारे के सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि इसके अंदर ऑलरेडी एनरोल्ड है और वो अपने आप में कोई ना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उन सब लोगों की हेल्प करेगा। सेकंड चीज, इसका एम ये भी है कि एक ऐसे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को बनाना चाहता है, मतलब हर एक कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसे पर्सन को बनाना चाहता है जो कि रिसोर्सेज की तरह काम करे, मतलब जो कि बहुत ही यूजफुल हो, जो आसपास के लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करे। तो क्या है, उन्हें बोलते हैं बेसिकली एंटरप्राइज प्रमोशन, मतलब किसी पर्टिकुलर बिजनेस को डेवलप करने के लिए उसको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि तो देखिए अगर पीछे आप देखेंगे कि टोकरी की इंडस्ट्री स्टार्ट की गई है तो उस पर्टिकुलर टोकरी की इंडस्ट्री के बारे में हर लोगों को बताना, अवेयर करना, बिजनेस को प्रमोट करना वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एम के अंदर ये जो प्रमोशन है ना उस चीज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जिसके लिए लोकल का जो सपोर्ट होगा, बहुत सारे लोकल लोग जो आसपास के लोग होंगे उन सब चीजों को भी यहाँ पर यूज किया जाएगा और बेसिकली आसपास के एरियाज के अंदर हर जगह पे उस बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा उस एरिया के अंदर, हर एक एरिया के अंदर एक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा। एक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर एक ऐसा एरिया होगा, मतलब एक ऐसा प्लेस होगा जहां पर ऑल दोज पीपल हु आर टेकिंग सम टाइप ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस स्कीम, उन सबको मॉनिटर और मैनेज किया जाएगा। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर गांव है, ठीक है, एक विलेज है, उस विलेज का नाम है विलेज विलेज 1, ठीक है, मान लीजिए उसका नाम विलेज 1 है। अब जस्ट सपोज कि विलेज 1 के अंदर से
मतलब देयर आर वेरियस पीपल, उनमें से पीपल ए, पीपल बी, पीपल सी, पीपल डी, पीपल ई, ये पांच लोग साथ आते हैं और पांचों ही क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत अपने आप को एनरोल कराते हैं और पांचों अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होगा ना, उसका मेन काम ये होगा, वो क्या करेगा, ए बी सी डी ई पांचों को मॉनिटर करेगा, प्रॉपर्ली उनको मैनेज करेगा और इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होगी तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको पीछे बताया, सेम चीज यहाँ पर भी है कि सस्टेनेबल करना है हर चीज को, ताकि ऐसा ना हो कि आज स्टार्ट करे कल खत्म हो जाए। कुछ ऐसा मॉडल होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म चले, काफी लोगों को काफी ज्यादा हेल्प वगैरह। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्जैक्टली इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च कौन कर रहा है, किसके इसके अंदर काम कर रही है। तो दिस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च कर रहा है, देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज NIESBUD, समझते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये एक टाइप की स्कीम है, एक टाइप की बेसिकली मतलब बॉडी है। ये बॉडी देखिए ऐसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर काम करती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो बॉडी है, इसने यहाँ पर MOU साइन किया, यानी कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फिर समझिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर का एक बॉडी है NIESBUD। इस पर्टिकुलर बॉडी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्कीम को पूरी तरीके से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं वीट के एक्सपोर्ट्स के बारे में और इंडिया का वीट एक्सपोर्ट इस बार कितना अच्छा रहा है या फिर मतलब कैसा रहा है कि किस तरीके का काम हुआ है। देखिए जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, इट इज एक्चुअली 2021-22। ठीक है, अभी हम 2021-22 के अंदर चल रहे हैं। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया का जो टोटल वीट का एक्सपोर्ट है, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 7 मिलियन टन्स। नाउ दिस इज वन ऑफ द दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट। आज तक इंडिया ने इतना ज्यादा वीट का एक्सपोर्ट कभी नहीं किया है। ठीक है, मतलब 7 मिलियन टन्स आज तक इंडिया पहुंच नहीं पाया है। इससे पहले जो इंडिया मतलब मैक्सिमम पहुंचा था, दैट वाज 6.5 मिलियन टन्स, और वो भी बहुत पहले, तो 2012 के आसपास में पहुंचा था, मतलब दैट वाज वे बिफोर। तो राइट नाउ 7 मिलियन टन्स को एक्सपोर्ट करना, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया राइट नाउ। यहां पर कुछ फैक्ट्स है, उस फैक्ट्स को समझते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। नाउ अगर इंडिया सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, तो फर्स्ट पे कौन आता है? फर्स्ट पे चाइना है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। Now, despite being one of the biggest countries जो कि वीट को प्रोड्यूस करती है, देखिए पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 13.5% जो वीट है वो इंडिया के लिए प्रोड्यूस करती है, बट इसके बावजूद अगर आप वीट के एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है। मतलब इंडिया वीट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, इंडिया सिर्फ 1% ही इस पर्टिकुलर 13% का एक्सपोर्ट कर पाता है। सबसे बड़ा रीजन क्या है इसका? सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन। हमारी इंडिया की चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, देखिए सोचिए, इंडिया और चाइना दोनों ही वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है, इसके बावजूद दोनों ही अपनी अपनी कंट्री का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको मतलब केटर करने के कारण एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा आगे नहीं है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना और इंडिया दोनों ही बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट इसके बावजूद दोनों ही एक्सपोर्टर्स लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए एनुअली इंडिया अराउंड 108 मिलियन टन से सिर्फ वीट का प्रोड्यूस कर पाता है, बट इसका टोटल अगर आप प्रोडक्शन रखेंगे दैट इज मोर देन 1000 मिलियन टन से ज्यादा का इसका प्रोडक्शन होता है एवरी ईयर, बट इसके मतलब सिर्फ 1/10 ही इसका ऐसा है जो कि ये बेसिकली एक्सपोर्ट कर पाता है, और कभी कभी तो उतना भी नहीं कर पाता है। अभी अगर आप लास्ट टाइम देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया 2012-13 में लास्ट टाइम 6.5 मिलियन टन का हमने वीट को एक्सपोर्ट किया था, दैट वाज द हाईएस्ट। तो इतना तो हम आज तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। तो अभी रिसेंटली जब हमने 7.7 मिलियन टन का अगर हमें उम्मीद दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड थिंग, जहां पर हम वीट को काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। नाउ रिसेंटली जो फरवरी खत्म हुआ है, फरवरी 2022 जो खत्म हुआ है, उसके लास्ट में जो हमारा डेटा आया है उसके अनुसार हम इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021 से 22 के बीच में ऑलरेडी 6.6 मिलियन टन का वीट जो है ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और अभी देखिए मार्च पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो आज हम 7 मार्च को हैं, तो अराउंड अभी 23-24 दिन एक्चुअली बचे हुए हैं। तो इसमें अगर हम और भी ज्यादा वीट को यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे 7 मिलियन का जो मार्क है उसको हम एक्चुअली टच कर सकते हैं। देखिए एक चीज और समझिए, एक तो हमारे यहाँ पर इंडिया का जो वीट का एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली शिकागो जो एक ऐसा प्लेस है जहां पर वीट का जो बेसिकली मेन प्राइस वगैरह है वो डिसाइड होता है। तो शिकागो में देखा गया है कि अगर आप 2 महीने पहले को देखेंगे और उसके साथ आज कंपेयर करेंगे तो आज के टाइम में जो वीट का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है? एक तरफ हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ हमारा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि इंडिया से वीट को एक्सपोर्ट करेंगे उनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन कम्स कि वीट का प्राइस अचानक से इतना इंक्रीज क्यों हुआ? वीट का प्राइस इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज रशिया और यूक्रेन का टेंशंस। देखिए हुआ क्या है, रशिया और यूक्रेन दोनों ही वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट वीट के एक्सपोर्टर्स हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट वीट के इंपोर्ट मतलब वो कौन है, प्रोड्यूसर कौन है? दे आर चाइना फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे। ठीक है, प्रोड्यूस सबसे ज्यादा ये दोनों करते हैं, बट एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है? एक्सपोर्ट करता है मतलब सबसे ज्यादा करता है रशिया। ठीक है, और सेकंड थर्ड पे देखेंगे, बट रशिया और यूक्रेन दोनों ही वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं जो कि वीट को एक्सपोर्ट करते हैं। और अभी वॉर के कारण क्या हुआ है, सारा का सारा डिसरप्शन, मतलब ये जो सप्लाई वो बंद हो गया, उसके कारण डिसरप्शन आ गए हैं, उसके कारण ये वीट का जो प्राइस है अचानक से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो जस्ट सी अगले कुछ दिनों मतलब अगले कुछ स्लाइड्स के अंदर हम यहाँ पर कुछ मैप्स देखने वाले हैं, कुछ ग्राफ देखने वाले हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया का जो
वीट का जो प्रोडक्शन है वो कितना ज्यादा हुआ है। हम 2015 से लेकर 2021 के बीच का जो हमारा डेटा है उसको हम यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 के अंदर हाँ देखिए ये सब जो भी आप देख रहे हैं ये सब यूएस डॉलर्स के अंदर है, मिलियन यूएस डॉलर्स के अंदर है। ये बेसिकली हम केजी वगैरह मिलियन टन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर मिलियन डॉलर्स में यहाँ पर हम वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है, कितना मतलब कितने रुपए का वीट हमने बेसिकली बाहर बेचा है। सिंपल वर्ड्स में 2015 के अंदर हम अराउंड 800 मिलियन डॉलर्स के आसपास में थे। 16 के अंदर हम देखिए हम यहाँ पर ड्रास्टिकली मतलब रिड्यूस हुए, 17 के अंदर और रिड्यूस, 18 के अंदर और रिड्यूस, 19 के अंदर और रिड्यूस, 20 के अंदर और रिड्यूस, फाइनली 21 के अंदर हमने फिर से यहाँ पर उठना स्टार्ट कर दिया। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो बेसिकली हम काफी मतलब सालों के बाद यहाँ पर फिर से हमारा जो वीट का एक्सपोर्ट्स है काफी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, और ऑलमोस्ट हम 550 मिलियन टन का सॉरी 550 मिलियन यूएस डॉलर का जो वीट है हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और लेट्स होप कि आगे जाकर जो 7 मिलियन टन का जो यहाँ पर फिगर है उसको भी हम यहाँ पर कहीं ना कहीं टच कर लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन सी कंट्री है जो कि वीट को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है। नाउ देखिए ऑल्दो जो आपको रैंकिंग है ऑलमोस्ट हर एक कंट्री की मिल जाएगी, बट यू मस्ट रिमेंबर ओनली 3 टॉप 3 अगर आपको याद है दैट इज मोर देन एनफ। इसके अलावा आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पे वी हैव चाइना, सेकंड पे वी हैव इंडिया एंड थर्ड पे वी हैव रशिया। जस्ट रिमेंबर दीस 3 CIR, ठीक है, आपको याद करना है चीज। चाइना फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे, रशिया थर्ड पे, और तीनों ही वीट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज क्लियर है? ऑलराइट, नेक्स्ट समझते हैं कि एक्जैक्टली वीट को एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है। देखिए पीछे हमने देखा प्रोड्यूस में देखा फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे रशिया। अब देखते हैं सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचता कौन है। फर्स्ट पे अगर देखें, देखिए द लार्जेस्ट वन इज रशिया। रशिया इज द लार्जेस्ट, जहां पे 8.4 बिलियन डॉलर्स का पर ईयर वीट के बाहर बेचता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे वी हैव कनाडा, थर्ड नंबर पे वी हैव यूएसए। देखिए रशिया यहाँ पर फर्स्ट पे, कनाडा यहाँ पे सेकंड पे, एंड यूएसए थर्ड पे। देखते हैं ये हो गया प्रोडक्शन में चाइना, इंडिया, रशिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड यानी कि एक्सपोर्ट्स के बारे में। एक्सपोर्ट में देखिए फर्स्ट पे कौन सा है, रशिया, सेकंड पे है कनाडा, थर्ड पे यूएसए। नाउ जब आप एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया इसमें बहुत पीछे है। तो डोंट इवन ट्राई टू थिंक मतलब कि इसमें इंडिया को आप ढूंढ पाएंगे। इंडिया को ढूंढना इसमें बहुत मुश्किल है, बिकॉज इंडिया इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर ही बहुत ज्यादा पीछे होगा। इंडिया अपना सिर्फ 1% के आसपास ही एक्सपोर्ट कर पाता है। अगर आप चाइना को भी देखें, देखिए चाइना भी आपको कहीं यहाँ कहीं दिखेगा। देखिए चाइना देख रहे हैं यहाँ पे, चाइना का भी बहुत ही कम यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। चाइना का भी जो एक्सपोर्ट होता है बहुत कम होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मतलब प्रोड्यूसर है वीट का। इसके बावजूद जो मतलब चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, ठीक है, बहुत ही कम है। और इंडिया को तो आप इस पर्टिकुलर लिस्ट में शायद ढूंढ भी नहीं पाएंगे। जस्ट डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ओके, तो आप समझ गए यहाँ पर क्या है प्रोडक्शन के अंदर जस्ट चाइना, इंडिया, रशिया आपको ध्यान रखना है, और जो एक्सपोर्ट्स के अंदर है उसको रशिया, चाइना और यूएस सॉरी रशिया, कनाडा और यूएसए आपको ध्यान रखना है। एक चीज आपको ध्यान रखना वो ये है कि एक्सपोर्ट्स के फैक्टर में ना ही इंडिया है ना ही चाइना है, दोनों ही यहाँ पर सामने में नहीं है। और जब प्रोडक्शन की बात आएगी तो यहाँ पर यूएसए नहीं है, ठीक है। ये चीज मतलब बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है, जो बेसिकली जिस चीज के थ्रू यहाँ पर यूपीएससी कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर बेसिक चीज जो आप समझ गए वो ये है कि रशिया और यूक्रेन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप वीट के एक्सपोर्ट्स को देखेंगे तो। ऑलराइट, लेट मी शो यू कि यूक्रेन का यहाँ पर प्रोडक्शन कितना है। देखिए रशिया आपने देखा यहाँ पर 8.4 बिलियन डॉलर्स का जो वीट है ऑलमोस्ट रशिया हर साल प्रोड्यूस करता है यानी कि एक्सपोर्ट करता है। देखिए अगर आप यूक्रेन को देखें, यूक्रेन भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। यूक्रेन भी ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर का करता है, और यूक्रेन माना जाता है कि टॉप 5 में वन ऑफ द लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में से एक आता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, तो अगर आप रशिया देखेंगे, रशिया 8.4 बिलियन डॉलर और यूक्रेन का 3 बोल रहे हैं, तो अब देखिए 11.4 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो तो सिर्फ ये दोनों कंट्री मिलकर साथ में कर रही है। तो माना जाता है कि ऑलमोस्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड का 25% जो वीट एक्सपोर्ट करती है दैट इज एक्चुअली डन बाय रशिया एंड यूक्रेन। एंड दैट इज व्हाई अभी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, जहां पे रशिया और यूक्रेन का बीच का जो प्रॉब्लम हुई है, उसके कारण ये सब चीजें जितनी भी एक्सपोर्ट्स वगैरह होती थी सबके सब पूरी तरीके से बंद हो गई है, स्टैंड स्टिल पे आ गई है। उसके कारण जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो गया है। दैट इज व्हाई डिमांड नॉर्मल है, इसके कारण प्राइसेस ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज हो गए ग्लोबल मार्केट के अंदर। आई होप आप इसको समझ गए। नाउ दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। हम जानते हैं कि इंडिया का प्रोडक्शन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉग है, और पिछले 2 साल के अंदर आपको याद होगा हमने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर यहाँ पर इसके बारे में बात की थी कि इकोनॉमिक सर्वे जो ये शो करता है कि जो हमारा वीट का प्रोडक्शन और जो बेसिकली हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ पिछले 2 साल के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हम वीट के एक्सपोर्ट्स को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ फायदा ये भी होगा कि वीट का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो जो भी लोग एक्सपोर्ट करेंगे उनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, उनको काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होगा, उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेकंड चीज ये कि अगर आप देखेंगे डॉलर की वैल्यू जो है लगातार बढ़ती जा रही है, रुपये की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है। आपने देखा होगा, आज भी आपने न्यूज में देखा होगा रुपये की वैल्यू फिर से यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपोर्टर देखेंगे तो उनके लिए ये चीज काफी अच्छा है उनको, बिकॉज डॉलर के टर्म में मिलेगा, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। बट रुपये का जो वैल्यू हो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। और जब भी डिग्रेड होता है तो हमेशा एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। ऑलराइट, इसके अलावा जो हमने वीट को एक्सपोर्ट्स किया है उसमें एक बहुत बड़ा जो हाथ है ना, जो मतलब जो हमने लार्ज किया दैट एक्चुअली गोज टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर हमें पता है कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, और उस दिन से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो आज तक अफगानिस्तान के अंदर लगातार इंक्रीज हो रहा है ना। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर सबसे बड़ा जो क्राइसिस है दैट इज एक्चुअली हंगर क्राइसिस, और इस चीज को पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए इंडिया ने ये प्रॉमिस किया था कि हम ऑलमोस्ट 50,000 टन ऑफ वीट जो है अफगानिस्तान को प्रोवाइड करेंगे। और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने
आपको याद होगा 25,000 ऑफ टन जो वीट है वो ऑलरेडी हमने मतलब प्रोवाइड कर दिया अफगानिस्तान को थ्रू लैंड रूट वाया पाकिस्तान। आपको याद होगा पाकिस्तान से जो अटारी वाघा बॉर्डर निकलती है जो कि पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान जाती है, उसके थ्रू हमने काफी सारे यानी ऑलमोस्ट आधा, देखिए 50,000 हमने बोला था, उसमें से 25,000 जो टन ऑफ जो वीट है उसको हमने ऑलरेडी वहां तक पहुंचा दिया है। यानी कि जो वहां पे लोग हैं, जो वहां पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो वहां पे काम कर रहा है, उनके पास ये वीट पहुंच चुका है। जो भी लोग यहाँ पर हंगर है, जिनको भी नीड्स है, उन सब तक यहाँ पर वीट वगैरह पहुंचाया जा रहा है। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ के बारे में, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। नाउ आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले सीपीएफ के बारे में बात की थी, आज हम फिर से उसी चीज को रीट्रेट करेंगे। ऑलराइट, देखिए सीआईएसएफ जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीएफ जो है उसके अंदर टोटल 7 डिफरेंट मतलब जो फोर्सेस आते हैं उसमें से एक होता है सीआईएसएफ, ठीक है। अब जो सीआईएसएफ था उसको 1969 में पहली बार बनाया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि टाइप का स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मेन एम क्या है? एम इसका ये है कि जितने भी पीएसयूज होंगे यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, उन सबको प्रॉपर्ली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो 1969 में इस चीज के लाया गया था। 1983 में क्या हुआ था, इस जो सीआईएसएफ है उसका जो भी उसका वैल्यू है उसको अपग्रेड करके उसको आर्म फोर्स की तरह डिक्लेयर कर दिया गया था। और जब इसको आर्म फोर्स डिक्लेयर किया गया तो तभी उसको सीएपीएफ के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, एपी देख रहे हो, आर्म पुलिस फोर्स, तो उसके अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया। अगेन इस चीज को भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही किया गया था। नाउ एक चीज आपको याद होगा, हमने पिछली बार बात की थी, एक बार फिर से हम समझते हैं इसको। जब भी कोई इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा इंडिया के अंदर, दैट विल बी डेल्ट बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और जब भी कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम होगा उसको दैट विल बी डेल्ट बाय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सबके सब इंटरनल सिक्योरिटी है। देखिए कोई भी अगर जो पीएसयूज हमारा वो इंडिया के अंदर होता है, राइट, यानी कि वो इंटरनल इशू होगा, अगर यहाँ पे उसके ऊपर कोई भी मतलब दिक्कत होती है तो दैट इज व्हाई दिस सीआईएसएफ इट आल्सो फंक्शंस अंडर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका बेसिकली जो हेडक्वार्टर वो प्रेजेंट है, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अब राइट नाउ जो सीआईएसएफ है वो बेसिकली एक मल्टी स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, जहां पर एक ही जगह पर बहुत सारे डिफरेंट स्किल के लोग यहाँ पर काम करते हैं। मेन इसका एम ये है कि 300 से ज्यादा जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि पीएसयू की तरह काम करती है इंडिया के अंदर, उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इसका मेन एम है। इसी के अंदर सीआईएसएफ का अपना खुद का एक फायर विंग भी है जो कि फायर एक्सीडेंट्स होने पर जो लोग वगैरह उनको बचाते हैं। सिमिलरली बहुत सारा सिक्योरिटी कवर ये प्रोवाइड करता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि इंडिया के जितना भी न्यूक्लियर स्टेशन है, जितने भी स्पेस के इंस्टॉलेशन है, जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं, माइनर पोर्ट्स हैं, एटॉमिक पावर इंस्टीट्यूशन है, और जितने भी जो मतलब डिफरेंट ऐसे बॉडीज हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज प्रोवाइडेड बाय सीआईएसएफ। ना आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। सीआईएसएफ का एक काम ये भी है कि गवर्नमेंट की जितनी बिल्डिंग्स वगैरह होती है, जैसे पीएम का हाउस हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, ठीक है, फिर पीएमओ हो गया, जितनी भी चीजें, इन सबको भी कहीं ना कहीं जो सीआईएसएफ है उसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सब चीजों को सेफ रखने की, सिक्योर रखने की। सिमिलरली जितने भी हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा ताजमहल हो गया, चार मीनार है, जितने भी है बेसिकली ऐसे हेरिटेज मोमेंट्स, उन सबको भी सेफ रहने की मेन जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास ही होती है। नाउ वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमारे दिल्ली मेट्रो है ना, दैट इज एक्चुअली डेल्ट बाय सीआईएसएफ ओनली। आप वहां पर जब भी देखेंगे, जब भी आप दिल्ली मेट्रो के आसपास में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे पुलिस वाले दिखेंगे। नाउ अगर आप उनके शोल्डर के ऊपर देखेंगे तो यू विल सी छोटा सा बैच जिसके ऊपर सीआईएसएफ लिखा होता है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर। तो दिल्ली मेट्रो को ओवरऑल जो उसकी सिक्योरिटी का ओवरऑल इंचार्ज होता है, दैट इज एक्चुअली डेल्ट बाय सीआईएसएफ ओनली, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ही करता है, बिकॉज दिल्ली मेट्रो भी इंडियन गवर्नमेंट की डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। नाउ इसके अलावा जो डिफरेंट वीआईपीस वगैरह इंडिया के अंदर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि किसी दूसरे कंट्री से आते हैं, फिर कोई इंडिया की कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, उन सबको अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हो तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जो सीआईएसएफ है वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, उन सबको यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा सीआईएसएफ का एक काम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी आता है। कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ जाए तो उन सब चीजों के अंदर भी जो सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है वो आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की हेल्प करती है और वहां से लोगों को रेस्क्यू करने में हेल्प करती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी प्राइवेट इंडस्ट्री जो कि किसी भी टाइप की सिक्योरिटी या फिर फायर प्रोटेक्शन के लिए कोई भी एडवाइस वगैरह चाहती है, दे कैन आल्सो टेक एडवाइस, यानी कि दे कैन आल्सो टेक सम टाइम ऑफ कंसल्टेशन फ्रॉम द सीआईएसएफ, ठीक है। ये बेसिक चीज हो गई। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर अमित शाह यानी जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने आपको कुछ एडवाइस किया। उन्होंने बोला है कि हमारे सीआईएसएफ के अंदर एक हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल? हाइब्रिड का मतलब होता है जहां पर दो डिफरेंट चीजें मिलती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि प्राइवेट फील्ड से आएंगे, यानी कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों को साथ में लेकर हम दोनों को यहाँ पर ट्रेन करेंगे, यानी कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को भी हम यहाँ पर ट्रेन करेंगे और उनको सीआईएसएफ के लिए बेसिकली रेडी करेंगे, यानी कि जरूरत पड़ने पर। देखिए मेन तो हमारा जो सीआईएसएफ की जो फोर्सेस है वही काम करेंगे, बट अगर जरूरत पड़ती है कल को तो जो प्राइवेट बॉडी है उनको भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है सीआईएसएफ की तरह, उनको भी ऑर्डर दिया जा सकता है और उनको बेसिकली उनसे जो भी इंपॉर्टेंट काम वगैरह है उनसे वो लिया जा सकता है, ठीक है। आई होप आप इसी को समझ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको भी एफिशिएंटली गार्ड करना, ये भी यानी कि सीआईएसएफ का ही मेन काम है, ठीक है। अब ये सब चीजें आई होप मतलब समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप बस इसको एक स्टोरी के फॉर्म में सुनते जाइए। ऑलराइट, इसके अलावा जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने ये भी बोला है कि सीआईएसएफ को, देखिए सीआईएसएफ को ये फंक्शन दिया गया है कि आपको डीआरडीओ और बीएसएफ के साथ मिल करके एक जितने भी एक ऐसा मेथड बनाना है जिसके थ्रू जो भी ड्रोन के थ्रेट्स हैं हमारे डिफरेंट बॉडीज के ऊपर, हमारे डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, हमारे किसी भी पर्टिकुलर प्लास के ऊपर, इन सब
थ्रेट्स वगैरह को रोकना है, तो इस रोकने के लिए 3 बॉडीज को जिम्मेदारी दी गई है। फर्स्ट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेकंड दिया गया है डीआरडीओ, एंड थर्ड इज बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इन तीनों को यहाँ पे बोला गया कि आप तीनों साथ में मिलकर काम कीजिए, कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे काउंटर टेक्नोलॉजीज वगैरह बनाइए जो कि ड्रोन थ्रेट से हमें बचा सके। सिमिलरली सीआईएसएफ को यहाँ पे अगले 25 सालों का एक रोड मैप बनाने को बोला गया है। आप जानते हैं कि राइट नाउ हमारे इंडिया को 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑलरेडी हो गया, राइट 75 ईयर्स हो गए। नाउ जब हम 100 ईयर तक पहुंचेंगे ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम में तब तक सीआईएसएफ जो है उसको और ज्यादा डेवलप होना है, उसकी वेपन्स को और ज्यादा अपग्रेड करना है, तो उसके लिए 25 ईयर का एक रोड मैप बनाने को बोला गया है बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। उसी चीज के ऊपर अभी काम वगैरह चल रहा है। ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट टॉक्स अबाउट ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के बारे में। देखिए इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए, आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी। अब देखिए जब भी एक वॉर का सिचुएशन चल रहा होता है ना, तो वहां पर दो कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है। जब वॉर होता है तो वहां पर जो दोनों कंट्री की मिलिट्री है वो आपस में फाइट करती है, बट द पॉइंट इज कि व्हाट इज द दिक्कत ऑफ सिविलियंस। सिविलियंस का यहाँ पर क्या गलती थी कि वो लोग यहाँ पर बीच में फंसे हुए हैं। तो सिविलियंस को वहां से निकालने के लिए ये पर्टिकुलर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, जहां पर ये बोला जाता है कि जब भी कोई वॉर टाइप सिचुएशन हो तो दोनों कंट्री साथ में मिलकर ये डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए सीज फायर को मतलब टेम्पररी सीज फायर डिसाइड करेंगे, मतलब कि फायरिंग पूरी तरीके से रोक देंगे ताकि जितने भी सिविलियंस वगैरह हैं वो सब बाहर निकल सके, वो लोग उस पर्टिकुलर रीजन से बाहर निकल जाए। तो उसे बेसिकली डीमिलिटराइज जोन कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में। कुछ दिनों के लिए वो जोन पूरी तरीके से डीमिलिटराइज हो जाता है, मतलब वहां से मिलिट्री बाहर निकल जाती है और वहां पर किसी भी टाइप की वेपन की फायरिंग वगैरह नहीं होती है, ताकि जितने भी सिविलियंस वगैरह है वो इजीली उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकल सके। दैट इज व्हाई मतलब दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर्स होता है वो अनलिमिटेड नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो मतलब चलता ही जाएगा। ये बहुत ही स्पेसिफिक एरिया और बहुत ही स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। मतलब डिसाइड किया जाता है कि अगले 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, जब तक कि डिसाइड किया जाएगा तब तक क्या होता है, मिलिट्री एक दूसरे पे फायरिंग नहीं करेगी, बट जैसे ही वो कॉरिडोर मतलब फिनिश होगा, जैसे वो टाइम फिनिश होगा, उसके बाद फिर से वॉर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। नाउ वन थिंग मोर, नॉर्मल केसेस में जो ह्यूमैनिटेरियन जो ये टाइप के जो कॉरिडोर्स वगैरह फॉर्म होते हैं वो दोनों साइड के एग्रीमेंट के कारण बनते हैं। देखिए राइट नाउ यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, तो एक ऐसा कॉरिडोर बनाया गया है जो कि रशिया और यूक्रेन दोनों ने साथ में मिलकर डिसाइड किया गया। नाउ कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर एक पर्टिकुलर सिंगल कंट्री ने अपना खुद का ही कॉरिडोर बना लिया है विदाउट आस्किंग द अदर कंट्री। ऐसे केसेस भी हमारे पास आए हैं, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट द पॉइंट इज कि नॉर्मल केसेस में दोनों ही कंट्री जो आपस में म्यूचुअली एग्री करती है, बातचीत करती है, और उसके बाद ही इसी टाइप के कोई कॉरिडोर वगैरह बनाए जाते हैं। एम क्या है इस पर्टिकुलर कॉरिडोर का कि जितने सिविलियंस वगैरह है उन सबको इवैक्यूएट किया जाए, उन सबको बाहर निकाला जाए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट टाइप एरिया है उन सबसे सिविलियंस को दूर रखा जाए। नाउ इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के थ्रू एक काम और किया जाता है। पहला काम तो हमने देखा जो सिविलियंस वगैरह उनको बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा कोई भी जैसे मिलिट्री वगैरह उनको फूड चाहिए, मेडिकल एड वगैरह चाहिए, फिर कोई भी ऐसी चीज चाहिए, वो लोग भी सब चीजों को मंगा सकते हैं। सेकंड चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये कॉरिडोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? बिकॉज देखिए वॉर के टाइम में क्या होता है, बहुत सारी सिटीज ऐसी होती है जिनका सप्लाई पूरी तरीके से कट हो जाता है, उनके पास खाना नहीं आता है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वाटर नहीं होते, उन सबके कारण प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन सब चीजों को रोकने के लिए इस टाइप की कॉरिडोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो सिविलियंस को एक टाइप का चांस प्रोवाइड करते हैं कि अनहार्म्ड उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकल जाना। सिमिलरली ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स होते हैं नॉर्मली इसको यूनाइटेड नेशंस खुद नेगोशिएट करता है। मतलब यूनाइटेड नेशन एक टाइप का मतलब इस चीज को मतलब रिक्वेस्ट करता है कि जो भी दो कंट्री फाइट कर रही है प्लीज आप कुछ दिनों के लिए फाइटिंग को रोक दीजिए और जितने भी सिविलियंस वगैरह उनको यहाँ से बाहर निकलने दीजिए। और इसके अलावा कभी कभी तो यूएन यहाँ पे मतलब काम करती है। और सिमिलरली कभी कभी जो लोकल ग्रुप्स वगैरह होते हैं जैसे कि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन है, दोनों आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है हम यहाँ पर 2 दिन का टाइम देते हैं, जितने भी लोग होंगे बाहर निकल जाएंगे। देखिए माय पॉइंट इज कि ह्यूमैनिटेरियन जो बेसिकली टाइप का कॉरिडोर है ये सिविलियंस को बचाने के लिए है। बट माय पॉइंट इज कि सिर्फ सिविलियंस को क्यों बचाना है? जो मिलिट्री के लोग हैं, जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, वो भी तो ह्यूमंस है ना, राइट? हम क्यों नहीं डायरेक्टली वॉर को फिनिश कर सकते हैं, राइट? इस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के साथ में एक टाइप का मतलब नेगोशिएशन, एक टाइप का टॉक भी होना चाहिए, एक नेगोशिएटिंग टॉक होना चाहिए, जिसके थ्रू जब भी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स फॉर्म होने तो वहां पर एक बातचीत हो कि क्यों ना हम इस वॉर को ही पूरी तरीके से फिनिश कर दे। बिकॉज देखिए अगर दोनों ही कंट्री नेगोशिएशन मतलब करने के लिए बैठी हुई है, अगर दोनों कंट्री ये डिसाइड कर रही है कि ठीक है एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हम बना सकते हैं, इसका मतलब है दोनों कंट्री इतनी दोनों कंट्री के अंदर एटलीस्ट इतना दिमाग तो है कि सिविलियंस को यहाँ पर हार्म नहीं करना है, तो क्यों ना यहाँ पर पूरी तरीके से वॉर को फिनिश कर सके, राइट? आई होप आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझ रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से आगे बढ़कर हमें यहाँ पे नेगोशिएटिंग का ट्रेंड लेकर आना होगा। रशिया यूक्रेन के बीच में सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है कि दोनों कंट्री अपने अपने सिविलियंस को साइड कर दे। प्रॉब्लम ये है हमारा कि इस वॉर को फिनिश करना है। दिस इज ऑलरेडी द आई गेस द 12th डे। इस पर्टिकुलर वॉर को फिनिश करना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ इस चीज के लिए नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जितने भी साइड्स होते हैं जैसे रशिया यूक्रेन यहाँ पर 2 साइड्स हैं, दोनों को यहाँ पर अग्री करना बहुत जरूरी है, तभी यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो कॉरिडोर्स वगैरह है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं तो ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। नाउ देखिए जब भी पर्टिकुलर कोई कॉरिडोर वगैरह बनता है तो ये दोनों कंट्री मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या क्या चीज एक्सेस मतलब प्रोवाइड करेंगे, कौन से एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये सब चीजें। सिमिलरली जो रेड क्रॉस की मतलब सोसाइटीज वगैरह होती है, एक टाइप का एनजीओ वगैरह है जो कि पीस के लिए काम करती है, इन सबको यहाँ पर रिसेंटली अलाउ कर दिया जाता है।
इसके अलावा मतलब देखिए, जब भी कोई कॉरिडोर वगैरह बना होगा तो किस किस एरिया के लिए बनेगा, कितने टाइम के लिए बनेगा, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट वगैरह यहाँ पर यूज होते हैं, हर एक चीज यहाँ पे प्रॉपर्ली डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और एक चीज जैसा मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कभी कभी एक सिंगल पार्टी भी अपना खुद का ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना लेती है ताकि अपने सिविलियंस को किसी पीछे के रास्ते से बाहर निकाला जा सके और उनकी जो भी कैजुअलिटीज वगैरह है उनको रुका जा सके। एग्जाम्पल उसका यूएसए, क्या हुआ था सोवियत यूनियन ने 1948-49 के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके कारण बर्लिन के अंदर पूरी तरीके से ब्लॉकेट लगा दिया था, ठीक है, सोवियत यूनियन ने। देखिए इस पर्टिकुलर चीज की मतलब डीप में जाइएगा, इस चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं। तो क्या हुआ था, सोवियत यूनियन ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, तो यूएस ने क्या किया था, अपने लोगों को मतलब इस रास्ते से भेजने के बजाय पीछे से यहाँ पर खींच लिया था, मतलब उसने डायरेक्टली एयर सपोर्ट भेजा था और उसके थ्रू जितने भी सिविलियंस वगैरह थे उनको बाहर निकाल दिया था। नॉट इंपॉर्टेंट, दिस वाज जस्ट मतलब एक टाइप का एग्जांपल था कि मैं शो करना चाह रहा था कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को दोनों पार्टीज भी साथ में कर सकती है और कोई सिंगल पार्टी है वो भी अकेली कर सकती है। नाउ कभी कभी यहाँ पर एक बैड चीज भी होती है, बैड चीज ये होती है कभी कभी देखा जाता है कि कुछ मिलिट्री या फिर कुछ पॉलिटिकल लोग भी है जो कि इस पर्टिकुलर कॉरिडोर को अब्यूज करना स्टार्ट करते हैं, मतलब गलत तरीके से मिसयूज स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर देखा जाता है कि बहुत सारे वेपन्स वगैरह को स्मगल करना स्टार्ट कर दिया जाता है। मतलब सोचिए इस पर्टिकुलर कॉरिडोर को इसलिए बनाया गया था ताकि सिविलियंस को बचाया जा सके, बट अगर आप यहाँ से वेपन्स को अगर स्मगल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ से वॉर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज को रोकना यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बहुत सारे यूनाइटेड के लोग जो होते हैं, जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, वो भी कभी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज के थ्रू एंटर कर जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जो कि हेवीली कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एंटर कर जाते हैं। नाउ यहाँ पर हम रशिया और यूक्रेन का बीच का जो यहाँ पर कॉरिडोर बना है उसके बारे में बात करते हैं। देयर आर टू सिटीज इन यूक्रेन राइट नाउ, एक का नाम है मोरियोपोल और सेकंड का नाम है वोल्नोवाखा। जस्ट रिमेंबर मोरियोपोल और वोल्नोवाखा ये दोनों सिटीज हैं यूक्रेन के अंदर, और दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर। नाउ मोरियोपोल और जो वोल्नोवाखा है दोनों के अंदर रिसेंटली ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, बट राइट नाउ जो मोरियोपोल है वहां पर ये कॉरिडोर बन इसलिए नहीं पाया बिकॉज रशिया ने फिर से यहाँ पे बॉम्बिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। यूक्रेन ने यहाँ पर ये मतलब ब्लेम किया है रशिया के ऊपर कि रशिया बार बार यहाँ पर बॉम्बिंग कर रहा है, उसके कारण यहाँ पर जो कॉरिडोर हम बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। मतलब ये पर्टिकुलर रीजन जो है पूरी तरीके से डीमिलिटराइज हुआ ही नहीं है, तो हम यहाँ पर सिविलियंस को बाहर कैसे निकालें। बट रशिया ऑब्वियसली इस चीज को मतलब मना कर रहा है कि हमने यहाँ पर कोई भी बॉम्बिंग वगैरह नहीं किया। सिंपल पॉइंट है कि मतलब और भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे टाइप के कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई थी यूक्रेन के द्वारा, बट रशिया ने उस चीज को मना कर दिया, बेसिकली सक्सेसफुल नहीं हो पाया वो। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम किसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स वगैरह बना पाए। सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि इस वॉर को हमें पूरी तरीके से रोकना होगा, एंड ओनली देन विल बी एबल टू एक्चुअली सेव दिस पर्टिकुलर ह्यूमैनिटी। हमें यहाँ पर एज अ ह्यूमैनिटी ग्रो करना होगा, ठीक है, उसके लिए इस पर्टिकुलर वॉर को रोकना बहुत जरूरी है। ना कुछ चीजें यहाँ पर हम देख लेते हैं ना। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स जो दो पर्टिकुलर प्लेसेस के अंदर बने हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है। यूक्रेन के अगर आप ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो वी हैव लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, आप जानते हैं, ठीक है, ये पूरा रीजन जो है ये डॉनबास रीजन के अंदर आता है। डॉनबास रीजन के अंदर देयर आर टू प्लेसेस, फर्स्ट इज मोरियोपोल एंड सेकंड इज वोल्नोवाखा। ये दोनों प्लेसेस जो है यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है और दोनों ही रीजन के अंदर यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता दिया गया है जहां पे कोई भी पर्सन जो है इजीली इस पर्टिकुलर रीजन को क्रॉस करके लोग आराम से निकल सकते हैं। दोनों रीजन के अंदर कोई भी ब्लास्ट वगैरह नहीं किए जाएंगे, किसी भी टाइप का कोई भी अटैक वगैरह है वो राइट नाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये चीज आप समझ गए ना। इस पर्टिकुलर चीज को देखिए, ये आपका आज का मतलब एक टाइप का आप इसे अपडेट समझ सकते हैं, ठीक है, आज तो 12 हो गया तो आप इसे एक अपडेट समझ सकते हैं कि एक्जैक्टली रशिया की फोर्सेस कहां पे पहुंच चुकी हैं। तो देखिए दिस इज द प्लेस जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन जिसका नाम कीव है। नाउ राइट नाउ कीव के एंटर अभी रशिया मतलब एंटर नहीं कर पाई है अभी तक, और कीव के जो फोर्सेस वगैरह हैं बहुत ही ब्रेवली अभी भी रशियन के फोर्सेस को के साथ फाइट कर रहे हैं, उनको बाहर रखे हुए। बट अगर आप जितने भी आप ऑरेंज पोर्शन देख रहे हैं, ऑलमोस्ट जितने भी एरियाज ये सब थे उन सब एरिया के अंदर ऑलरेडी रशिया यहाँ एंटर कर चुकी है। क्रीमिया आप जानते हैं ऑलरेडी उसके अंदर था, ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उन सबके सब अंदर मतलब कहीं ना कहीं मतलब जा चुकी है, रशिया जो है रशियन फोर्सेस एंटर कर चुकी है। तो एक चीज आपको समझना है यहाँ पर, लेट मी शो यू दिस थिंग। देखिए यहाँ पर जो प्लेसेस है मतलब वो डायरेक्टली रशिया कंट्रोल के अंदर आ चुका है, और सिमिलरली ये जो लुहांस्क और जो डोनेट्स्क वाला पार्ट है वो तो पहले से ही रशिया के अंदर था, राइट, बिकॉज आपको याद होगा इसके दोनों के साथ में पीस ट्रीटी हो गई थी। द पॉइंट इज इसके बीच वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला पार्ट, वेट, ये वाला पार्ट देख रहे हैं डॉनबास रीजन। देखिए डॉनबास रीजन के अंदर अभी तक ना ही रशियन फोर्सेस आ पाई है ना ही यहाँ पर यूक्रेनियन फोर्सेस आ पाई है, बिकॉज आपको याद होगा यहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप अभी भी रह रहे हैं। उसके कारण ये पर्टिकुलर रीजन अभी भी ऐसा है जहां पर रशियन फोर्सेस अभी एंटर करने की कोशिश कर रही है, बट यहाँ पर एक्चुअली एंटर कर नहीं पा रही है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, ये जो भी फोर्सेस आप देख रहे हैं ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पार्ट ऐसा है जहां पे सेपरेटिस्ट ग्रुप एक्चुअली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप ऑल्दो है तो बट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर यूक्रेन के जो आर्मी वगैरह है वो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एंड दैट इज वाई रशिया फोर्सेस यहाँ पहुंच गए बट बीच में नहीं आ पा रहे, ठीक है। ये हमारा बेसिक चीज है, आई होप आपको समझ आ गया। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो यूक्रेन का वेस्टर्न पार्ट है वो अभी तक पूरी तरीके से सेफ है, इस पर्टिकुलर एरिया में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट यहाँ पर एटलीस्ट मिसाइल अटैक्स वगैरह काफी ज्यादा यहाँ पर रिपोर्ट की गई है, ठीक है, इस एरिया के अंदर मिसाइल अटैक्स हो रही है, बट एटलीस्ट रशियन फोर्सेस यहाँ तक डायरेक्टली पहुंच नहीं पाई है। सो एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक तो यहाँ पर इसका जो कैपिटल है उसका नाम है कीव,
जो यूक्रेन कैपिटल उसका नाम है कीव। तो देयर इज अनदर प्लेस कॉल्ड एलवाइव, आपको याद होगा एलवाइव के बारे में हमने बात की हुई है पहले ही। एलवाइव जो है ये भी यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और राइट नाउ एलवाइव तक जो फोर्सेस है मतलब रशिया की वो नहीं पहुंच पाई है, बिकॉज ये बहुत ही वेस्टर्न साइड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक चीजें। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। आज के न्यूज़पेपर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने ऑलमोस्ट हर चीज बहुत ही रिलीजियसली कवर कर लिया। ऑलराइट, अब कुछ क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं, आपको इस क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट सिटी टू हैव 2 चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडिया के अंदर कौन सी पहली सिटी है? सेकंड इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? थर्ड इज विच आर द टॉप 3 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मतलब वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स, मतलब ठीक है ये है प्रोड्यूसिंग का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मतलब वर्ल्ड 3 लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टिंग रीजन्स। तो टॉप 3 कौन कौन है वर्ल्ड के प्रोड्यूसर्स और टॉप 3 कौन कौन से एक्सपोर्टर्स, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआईएसएफ जो है किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो रिसेंटली बनाया गया यूक्रेन के अंदर, वो किस 2 सिटीज के बीच में, किस 2 रीजन्स के अंदर बीच में बनाया गया। ये कुछ क्वेश्चन इसके आपको आंसर करने हैं। कल के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज सीएपीएफ इट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, आपको याद होगा सीएपीएफ वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वाज सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी इज डिप्लॉयड एट विच इंटरनेशनल बॉर्डर, कौन से उसके काम करता है? तो ये बेसिकली काम करता है नेपाल एंड भूटान के ऊपर। ठीक है, मतलब नेपाल और भूटान वाला जो पार्ट है वहां पे काम करता है। और एक और था यहाँ पर बीएसएफ, बीएसएफ कहां पे काम करता है? ये काम करता है पाकिस्तान और जो बांग्लादेश वाला पार्ट है वहां पे काम करता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट फोर्सेस हैं, जैसे आपको याद होगा आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, वो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वहां पे काम करता है। सिमिलरली जो बाकी है वो लोग बाकी जगहों पे काम करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वाज डैप, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, जो कि 2020 का था। वो इट इज बेसिकली ओवरसीन बाय विच मिनिस्ट्री? इट इज ओवरसीन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, आपको याद होगा जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी का इशू होता है उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है, और जितने भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी वाला पार्ट है उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है। नेक्स्ट इज सर्व पावर स्कीम, इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल हाउसहोल्ड्स। क्या ट्रू या फॉल्स है? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज आपको याद है ये पावर स्कीम जो है गर्ल्स, जितने भी गर्ल साइंटिस्ट वगैरह हैं उनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करने के लिए काफी ज्यादा काम आता है। तो ये सब पावर स्कीम एक्चुअली एसईआरबी नाम की एक बॉडी होती है, उसने एक पावर स्कीम स्टार्ट किया हुआ है, और इसके थ्रू गर्ल्स ऐसे साइंटिस्ट जिनको फंडिंग नहीं मिल रही है उनके रिसर्च वगैरह के लिए, उनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज जो बायोकेयर स्कीम है वो किस चीज के लिए है? तो बायोकेयर स्कीम अगेन आपको याद होगा जो इंटरनेशनल वुमेन्स वीक अभी चल रहा है उस पर्टिकुलर चीज के अंदर डेवलप किया गया है बायोकेयर स्कीम को, जहां पर ये बोला है कोई भी ऐसी गर्ल साइंटिस्ट जो कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर रिसर्च करना चाहती है, उनको अगर फंडिंग वगैरह चाहिए, कोई सपोर्ट वगैरह चाहिए, तो वो सब का सब इस पर्टिकुलर बायोकेयर स्कीम के थ्रू लिया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच एशियन कंट्री इज पार्ट ऑफ G7 ग्रुप, दैट इज जापान। कौन कौन से टोटल मेंबर्स है आपको याद है? वी हैव सम मेंबर्स यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है, ये 7 मेंबर्स हैं जो कि G7 का मेंबर्स हैं। आपको ध्यान रखना है इससे पहले रशिया भी इसका पार्ट हुआ करता था, उस टाइम इसका नाम G8 हुआ करता था, बट 2014 के अंदर जब क्रीमिया के ऊपर अटैक हुआ तो उस टाइम रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया और तब से G7 बन के रह गया है, तब से ये G8 नहीं है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसको बहुत जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई चीज पूछना हो तो प्लीज डू मेंशन देम इन, उसको भी आप कमेंट बॉक्सेस के अंदर पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू like, share and subscribe, and thank you so much for listening.